जवां है मोहब्बत, होती है जमाना, लुटाया है दिल ने। आज हम एक ऐसे ग्रेट फिल्म डायरेक्टर की बात कर रहे हैं, निर्माता की बात कर रहे हैं, जिसने बॉलीवुड का सबसे सफल प्रोड्यूसर बन के दिखाया। उनके नाम ये तमगा लगा हुआ है कि इनसे बड़ा प्रोड्यूसर कोई हुआ नहीं। उनकी फिल्मों ने सिर्फ इंडिया में ही नहीं, देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में हमारे देश का नाम ऊंचा किया है, हमारी इंडस्ट्री का नाम फैलाया है। मान मेरा एहसान, अरे नादान के मैंने तुझसे किया है प्यार। अगर आप उनकी फिल्में देखेंगे, जिस तरह से जो तकनीक होती थी उन फिल्मों की और जो फिल्म मेकिंग की बारीकियां थी, वो आज भी लोग उसे मानते। और आज भी बड़े बड़े फिल्म इंस्टीट्यूट में बच्चों को पढ़ाया जाता है, उनके कोर्स का वो हिस्सा होता है कि देखो ये फिल्म मेकिंग होती है, कमाल की फिल्म मेकिंग। घोड़ी को मेरी नजरों के सामने से दूर करो। अगर मेरी जीत आपके दिल में खटकती है, मुझे आपका इनाम नहीं चाहिए। बड़ी फिल्म क्या होती है वो कोई इनसे सीखे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मशहूर फिल्मकार ने जब इंडस्ट्री में अपना कदम रखा था तब वो अभिनेता बनने आए थे, वो एक्टर बनना चाहते थे, डायरेक्टर नहीं। डरना मोहब्बत कर ले, डरना मोहब्बत कर ले। लेकिन उन्हें जो काम मिला वो था शूटिंग पर जो घोड़े जाते थे, उनकी घोड़ों की पैर में जो नाल होती है वो ठोकने का उन्हें काम मिला था और उन्होंने कई सालों तक यही काम किया था। और आप यकीन नहीं करेंगे इस बात पर कि उन्हें 1930 के दशक में एक बहुत बड़ी फिल्म बन रही थी जिसमें उन्हें बतौर हीरो भी साइन कर लिया गया था। आजादी से पहले की बात है। लेकिन तब फिल्मों में पैसा लगाने वालों ने इन्हें फिल्म से हटवा दिया। उन्होंने कहा भाई किसे ले रहे हो, फिल्म नहीं चलने वाली। लेकिन क्या आप यकीन कर सकते हैं इस बात पे कि राजनीति से कोसों दूर रहने वाले इस फिल्मकार को उस वक्त एक नामी राजनेता की मौत की खबर मिलते ही दिल का दौरा पड़ गया था। इतनी उन्हें अटैचमेंट थी उनसे और उसी वजह से उनकी मौत हो गई थी। बस इतना ही सुन ले मेरा है फसाना, देखो देखो। कौन थे वो फिल्मकार जिन्हें ऑस्कर नॉमिनेशन भी मिला था? उन्होंने भारत का इस तरह से नाम रोशन किया था। और कौन थे ये फिल्मकार जिन्हें नरगिस और दिलीप कुमार अपना गॉडफादर मानते थे? दिल में छुपा के प्यार का तूफान ले चले। जानेंगे सब कुछ उनके बारे में। कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल OSM बॉलीवुड पर। बस मैं गया और आया। बर्बाद मैं यहाँ हूँ, आबाद तू कहाँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त अफजल खान और आप देख रहे हैं OSM बॉलीवुड। और आज हम बात कर रहे हैं ग्रेट फिल्म मेकर महबूब की। जी हां, महबूब, जिन्हें दुनिया महबूब खान के नाम से जानती है। फिल्मी दुनिया के सुनहरे दौर की ऐसी शख्सियत में से वो हैं जिन्होंने तकरीबन 3 दशकों तक एक से बढ़कर एक फिल्में बनाई हैं, अपना कमाल दिखाया है। फिर उनमें चाहे मदर इंडिया हो, आन, अंदाज, अमर, औरत, अनमोल घड़ी, उनकी फिल्मों की बहुत लंबी फहरिस्त है। कहां कहां क्या क्या गिनवाएं। उनकी फिल्में एक अलग ही छाप छोड़ देती थी लोगों के दिलों पर। और आप शायद ताज्जुब करेंगे इस बात पर कि महबूब खान बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं थे, वो अनपढ़ थे। लेकिन वो अपनी मेहनत और अपनी लगन से फिल्मी दुनिया के ऐसे नायाब डायरेक्टर बन गए जिनके नाम के बिना भारत की फिल्म इंडस्ट्री का इतिहास लिखा नहीं जा सकता, अधूरा लगता है। अच्छा माँ, अब मैं किसी लड़की को नहीं छोड़ूंगा, अब मिट्टी की लड़की को भी नहीं छोड़ूंगा। बिरजू की तरफ से मैं तो माफी मांगता हूं। आज भी जब बड़े बड़े फिल्म संस्थानों में पढ़ाई जाती है फिल्म मेकिंग, वहां के स्टूडेंट उनकी फिल्में देखते हैं, उनकी फिल्मों की बारीकियां देखते हैं, मेकिंग देखते हैं। महबूब खान साहब का ताल्लुक गुजरात के बहुत ही छोटे से गांव से था। उनका जन्म हुआ था 9 सितंबर 1907 को। तत्कालीन बड़ौदा स्टेट के एक पुलिस कांस्टेबल के घर पे पैदा हुए थे वो। और उनके गांव का नाम था बिलमोरा, जो गणदेवी तालुके में मौजूद था। आज ये पूरा इलाका गुजरात में ही पड़ता है। स्कूली पढ़ाई के दौरान ही नन्हे महबूब को ना जाने कैसे कब फिल्में देखने का शौक चढ़ गया। और उस वक्त साइलेंट फिल्मों का जमाना था। बस फिर क्या था,
मौका जब जब मिलता वो फिल्में देखने चले जाते और हीरो को देखकर वो सोचते थे कि मैं भी ऐसा ही हीरो बनूंगा। उस वक्त वो 14 या 15 साल के थे। तब उन्हें किसी ने बताया कि बंबई में ये काम होता है। बस फिर क्या था, वो माँ बाप को बिना बताए बंबई भाग गए। पिता पुलिस में थे, सो किसी तरह से उन्होंने पता करवाया कि लड़का तो मुंबई में है। इसके बाद वो मुंबई पहुंच गए और उन्हें तलाश कर अपने घर वापस लेकर आ गए। इतना ही नहीं, बहुत छोटी सी उम्र में उनकी शादी भी करवा डाली। उन्होंने घोड़े की नाल ठोकने का काम शुरू कर दिया। पहले ही बहुत होता था कि अगर लड़का बिगड़ रहा है तो शादी कर दो, अपने आप लाइन पे आ जाएगा। इस बीच महबूब फिल्मों में घोड़ा सप्लाई करने वाले व्यापारी नूर मोहम्मद से मिले, जिनके साथ वो दोबारा मुंबई पहुंच गए। वहां उनकी मुलाकात तब के जाने माने निर्देशक चंद्रशेखर से हुई, जिन्होंने उन्हें फिल्मों में एंट्री दिलवाई। दरअसल एक दिन शूटिंग चल रही थी, जिसके एक सीन में एक साहब को भागते हुए घोड़े को संभालना था, लेकिन उनसे घोड़ा संभल नहीं रहा था। तभी डायरेक्टर चंद्रशेखर की नजर नौजवान महबूब पर पड़ी और उन्होंने देखा कि ये लड़का हट्टा कट्टा तगड़ा लड़का है। लगा कि शायद ये घोड़े को संभाल लेगा। तब उनसे पूछा गया तो महबूब खान ने कहा, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। लेकिन वो तो इसी मौके की तलाश में थे। महबूब खान ने ये सीन बखूबी निभाया और ऐसा निभाया कि सब देखते रह गए। उस वक्त इस सारी घटना की जानकारी वहां जो स्टूडियो के मालिक थे उन तक पहुंच गई, जो थे अदरशेर ईरानी। अदरशेर ईरानी ने महबूब खान को स्टूडियो में बुलाया और कहा, भाई लड़के, हम तुम्हें एक्स्ट्रा के तौर पर काम देने को तैयार हैं। अदरशेर ईरानी बहुत व्यस्त रहते थे, बहुत बड़े आदमी थे और कोई ना कोई उनसे मिलने ऑफिस आता जाता रहता था। महबूब अदरशेर ईरानी के दफ्तर आने लगे और वहां लगी घड़ी को देखते और फिर कुछ कहे बिना वहां से चले जाते। अदरशेर ईरानी को किसी ने बताया कि वो जो लड़का है वो बगैर इंतजार किए वापस चला जाता है। तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्होंने अपने सहायक से कहा कि ऐसा करो, इस लड़के को स्टूडियो से बाहर निकाल दो, ये दोबारा यहां नजर नहीं आना चाहिए। लेकिन कुछ ही मिनटों में जब उन्होंने आदेश दिया, महबूब खान वहां पहुंच गए और अदरशेर ने उन्हें डांटना शुरू कर दिया। महबूब खान ने बताया कि उस वक्त मैंने आपके ऑफिस में घड़ी देखी तो मैं नमाज पढ़ने के लिए चला गया था। अदरशेर ईरानी साहब का सारा गुस्सा काफूर हो गया। ये बात जानकर उनके दिल में महबूब के लिए इज्जत और बढ़ गई कि वो 5 वक्त का नमाजी है। तब से वो अदरशेर की हर फिल्म का हिस्सा बनते रहे और कई फिल्मों में एक्स्ट्रा के तौर पर वो नजर भी आए। अदरशेर के यहाँ काम करते हुए उनका दिल जीत लिया था महबूब खान ने। कहते हैं जब आलम आरा पहली फिल्म बन रही थी, बोलती फिल्म, तो उनको उन्होंने साइन किया एज अ हीरो। तो फाइनेंसरों ने कहा कि भाई हम इस नए लड़के पर पैसा नहीं लगा सकते, आपने किसे ले लिया। मजबूरन उन्हें उस फिल्म से निकाला गया, रिप्लेस कर दिया गया और ये रोल तब के जाने माने अभिनेता मास्टर विट्ठल के हिस्से चला गया था। उसके बाद अदरशेर ने महबूब खान को और आगे बढ़ाने की सोची। उन्होंने उन्हें फिल्म निर्देशन के क्षेत्र में उतारा, उन्हें ट्रेनिंग दी। 1935 में उन्हें बतौर निर्देशक पहला ब्रेक मिला, अल हिलाल। हाँ जी, फिल्म का नाम था अल हिलाल, या इसे आप द जजमेंट ऑफ अल्लाह भी कह सकते हैं। ये रोमन अरब टकराव के बारे में एक्शन से भरपूर फिल्म थी और ये वास्तव में 1932 में रिलीज हुई फिल्म सन ऑफ द क्रॉस से प्रेरित भी थी, जिसे हॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर रॉसल बी डेमिल ने बनाया था। ये फिल्म इतनी अच्छी बनी थी कि इसके बाद महबूब खान को भारतीय सिनेमा का डिमिल तक कहा गया था। दोस्तों, महबूब खान ने 1936 में रिलीज फिल्म मनमोहन का निर्देशन भी किया, जो पीसी बरुआ की फिल्म देवदास पर आधारित थी। महबूब खान ने 1937 में जागीरदार और 1939 में एक ही रास्ता का भी निर्देशन किया। महबूब खान को ऐसी फिल्में बनाने के लिए जाना जाता था जो उस दौर की सामाजिक मान्यताओं और उनके सन ऑफ सॉइल दर्शन को प्रदर्शित करती थी। दोस्तों, महबूब खान फिल्में तो बना रहे थे लेकिन कमर्शियली सक्सेसफुल नहीं हो रहे थे। नारी के व्यक्तित्व और उनकी मनोभावों को दिखाने में उनका जवाब नहीं था, महारत हासिल था उन्हें। हम घर लेके बाबा की तरह खेत जोतने जाते हैं, हम भी जाते हैं। अभी नहीं बेटा, बड़े हो लो। अपने करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने जो भी फिल्में बनाई हैं उनमें 1940 में रिलीज औरत प्रमुख फिल्म है। कहते हैं डकैतों पर आधारित फिल्मों की शुरुआत इसी फिल्म से हुई थी। इतना ही नहीं, पहली बार होली पर्व को पर्दे पर इसी फिल्म से उतारा गया था। फिल्म औरत से महबूब खान का बहुत
गहरा जुड़ाव रहा। बाद में जब उन्होंने अपना प्रोडक्शन हाउस शुरू किया था तो इस फिल्म को दोबारा भी बनाया। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। इस फिल्म की हीरोइन सरदार अख्तर थी, जिनके साथ महबूब खान की नजदीकियां बढ़ गई थी। महबूब खान पहले से शादीशुदा थे, क्योंकि जैसा हमने पहले आपको बताया बचपन में ही उनके पिता ने उनकी शादी कर दी थी। लेकिन सरदार अख्तर के करीब आने के बाद उन्होंने अपनी पहली पत्नी को तलाक दे दिया। 2 साल बाद दोनों ने शादी कर ली और बाद में इसी दंपति ने एक लड़के को भी गोद ले लिया। महबूब खान ने अपनी खुद की प्रोडक्शन कंपनी शुरू की थी 1942 में। उनकी फिल्म कंपनी के लोगो में एक हथौड़ा और एक हंसिया था, जो उनकी समाजवादी सोच का प्रतीक था। बहुत आता है। क्यों उस्ताद? तुम्हें कैसे मालूम होगा कि मैं भूखा हूं? उसी साल आई उनकी निर्देशित फिल्म रोटी भी उनकी सोच यानी अमीर और गरीब के बीच के फासले को कम करती नजर आती है। 10 मजदूर मर गए तो मिल क्यों बंद हुई? कोई मैंने मार डाले? ये मेरा नुकसान क्यों हुआ? नहीं हुजूर, आपने बस जा अपना हिसाब कर लो। दोस्तों, उन्होंने अपने खुद के बैनर पे 1943 में एक फिल्म बनाई थी जिसका नाम था तकदीर, जो नरगिस दत्त की पहली फिल्म थी। जाने वाले आजा, तड़पाने वाले आजा, तड़पा। यह फिल्म जबरदस्त हिट रही और 13 साल की उम्र में नरगिस स्टार बन गई थी। जी हां, इसी साल उनकी एक और फिल्म आई नज़्मा, जो उतनी ज्यादा तो नहीं लेकिन ठीक ठाक चली। दूध बताशे रोज रोज के, आज के दिन सेवैया सेवैया गुइया, आज के। इसके बाद 1945 में उनकी अगली फिल्म आई हुमायूं और इसके अगले साल यानी 1946 में उनकी फिल्म आई अनमोल घड़ी, ये कौन भूल सकता है। इस फिल्म ने सफलता के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। ऐसे ऐसे कीर्तिमान गढ़े जिन्हें आज भी लोग, और इनके गाने आज भी लोग गुनगुनाते हैं, रिमिक्स होके भी आते हैं। ये फिल्म सुपर डुपर हिट रही थी। जवां है मोहब्बत, हंसी है ज़माना, लुटाया है दिल ने। मात्र 3 लाख रुपए के बजट में फिल्म बनी थी और फिल्म ने 1 करोड़ रुपए का कारोबार किया था उस टाइम पर, 1948 के टाइम पर। उड़न खटोले पे उड़ जाऊं, तेरे साथ न आऊं। 1948 में आई इस फिल्म अनोखी अदा, एक और फिल्म आई थी उनकी, ये भी सुपर हिट रही। सोए हुए मन में खुशी की लहर आई, खुशी की लहर आई। और 1949 में महबूब खान ने एक ऐसी फिल्म बनाई जो कई मायनों में ऐतिहासिक बनकर रह गई। कोई मेरे दिल में खुशी बनके आया, अंधेरा। और फिल्म का नाम था अंदाज। डरना मोहब्बत कर ले, डरना मोहब्बत कर ले। दिलीप कुमार, राज कपूर, कहे अगर जीवन भर मैं गीत सुनाता जाऊं। इस फिल्म के पहले और इसके बाद कभी भी एक दूसरे के साथ पर्दे पर नजर ही नहीं आए। आप उनको एक साथ इसी फिल्म में देख सकते हैं। एक बच्चा भी हो गया मगर अंदाज अभी तक वही है। बेचारा शौहर कब तक ये अदाएं सहता रहेगा। कोई आशिक हो तो एक बात भी है। इसके बाद आगे चलते हैं। महबूब खान ने दिलीप कुमार के साथ 2 और फिल्में बनाई थी जो एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न थी, अलग थी। सबसे पहले बात जबरदस्त फैंटेसी फिल्म आन की। में छुपा के प्यार का तूफान ले चले। इस फिल्म को आप भारत की पहली टेक्निकलर फिल्म होने का गौरव कह सकते हैं। इस फिल्म को पहली कलर फिल्म कह सकते हैं। इसमें दिलीप कुमार एक गांव के दिखाए हैं, ग्रामीण बने हैं, जिससे एक राजकुमारी प्यार करने लगती है। यह अपने दौर की सबसे महंगी फिल्म थी और इसने कमाई के मामले में पिछले वाले सारे रिकॉर्ड को तोड़ डाला। इस तरह से फिल्म बनाते थे महबूब साहब। 35 लाख की लागत से फिल्म बनी और यह पहली भारतीय फिल्म थी जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिलीज किया गया था। 17 भाषाओं में सब टाइटल वाली इस फिल्म को एक साथ 28 देशों में रिलीज किया गया था और इसने 3.5 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई की थी। कई हिस्से जुड़े हैं इस फिल्म के, जिन पर विस्तार से चर्चा किसी और वीडियो में करनी पड़ेगी। इसके बाद 1954 में आई फिल्म अमर, जिसमें दिलीप कुमार पहली बार नेगेटिव शेड में नजर आए थे। साफ का मंदिर है ये
भगवान का घर है। ये एक असामान्य सी कहानी थी ऐसे व्यक्ति के बारे में जो अपने पास शरण में लेने वाली महिला से जबरदस्ती करता है। हालांकि फिल्म में दिलीप कुमार ने बहुत अच्छा शानदार अभिनय किया था, लेकिन दर्शक उस टाइम पे इतनी जल्दी किसी हीरो को नेगेटिव उसमें देख नहीं पाते थे। दर्शक नकारात्मक नायक को पसंद ही नहीं कर पाए। माना जाता है कि महबूब खान इसे अपना पसंदीदा भी मानते थे। उसी वर्ष निर्देशक ने बॉम्बे के बीच में प्रसिद्ध महबूब स्टूडियो की स्थापना की, जो सालों तक फिल्म इंडस्ट्री का चहेता बन गया है। आज भी महबूब स्टूडियो लोगों का चहेता स्टूडियो है और उसके आसपास ही आपको सब बड़े बड़े सेलिब्रिटीज नजर आएंगे समुंदर के किनारे। दोस्तों, धीरे धीरे महबूब कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते गए और एक से बढ़कर एक कामयाब फिल्में बनाई। महबूब खान साहब हमेशा लीक से हटकर फिल्में बनाते थे। फिल्मी दुनिया में उनके सहयोग को हम कभी भी भूल नहीं सकते हैं। आगे चलकर महबूब खान साहब ने 1957 में वो फिल्म बनाई जिसे भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में मील का पत्थर कहा जाता है। जी हाँ, ये फिल्म कोई भूल नहीं सकता, कभी भी आप देखें, क्योंकि माँ को कभी भुलाया नहीं जा सकता। कदमों के नीचे जन्नत है माँ के। इस फिल्म का नाम था मदर इंडिया। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है। जी हाँ, नरगिस, सुनील दत्त, राजकुमार, राजेंद्र कुमार अभिनीत मदर इंडिया ऑस्कर में नॉमिनेट होने वाली पहली भारतीय फिल्म थी। इस फिल्म में सुनील दत्त ने नरगिस के बेटे का किरदार निभाया था। फिल्म के रिलीज के बाद इस जोड़े ने शादी कर ली थी। जी हाँ, यही वो फिल्म थी जिसमें सुनील दत्त ने नरगिस को आग से बचाया था, रियली में बचाया था, और उसके बाद दोनों करीब आए, मोहब्बत हुई और प्यार हुआ। होली आई रे कन्हई, रंग छलके, सुना दे जरा बांसुरी। 1960 मुगले आजम की रिलीज से पहले मदर इंडिया 2 साल में बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म रही थी। दोस्तों, फिल्म की 60वीं वर्षगांठ पर एक विस्तृत साक्षात्कार में लेखक और गीतकार जावेद अख्तर ने कहा था, मदर इंडिया एक ऐसी गाथा है जो अपने समय और स्थान से बिल्कुल परे है। जी हाँ, बहुत आगे की फिल्म थी। निसंदेह भारतीय सिनेमा का इतिहास इस कालजयी क्लासिक के बिना पूरा ही नहीं हो सकता है। इसके पात्र इतने नाटकीय हैं और परिस्थितियां इतनी भव्य हैं, चाहे वो ट्रेजेडी हो, ड्रामा हो, मतलब रिलेशन की बात करें, रिवेंज की बात करें, सेक्रीफाइस की बात करें, सभी मायनों में इस फिल्म का जवाब नहीं है। ये फिल्म कभी भुलाई नहीं भूल सकती। तू मुझे नहीं मार सकती, तू मेरी माँ है। मैं एक औरत हूँ। तू मार सकती है तो मार। दोस्तों, फिल्म समीक्षक हैं राजीव मसंद, बहुत बड़े फिल्म समीक्षक हैं। उन्होंने कहा था कि मदर इंडिया न केवल भारत को विश्व के मानचित्र पर स्थापित करती है, बल्कि इसके बाद के दशकों में हिंदी सिनेमा को परिभाषित भी किया है। दोस्तों, मदर इंडिया ने 5 फिल्म फेयर पुरस्कार और 2 नेशनल अवार्ड जीते थे। कहते हैं अमेरिका में अकादमी अवार्ड में ये विदेशी फिल्म कैटेगरी में केवल 1 वोट से हार गई थी बस, वरना ये फिल्म इतिहास रच देती। महबूब खान की अगली और आखिरी फिल्म 1962 में रिलीज हुई थी, जिसका नाम था सन ऑफ इंडिया। जी देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद। हाँ, ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कारोबार नहीं कर पाई थी। 2 साल बाद 28 मई 1964 को महबूब खान की मृत्यु हो गई थी। न्यूयॉर्क टाइम्स ने उस समय रिपोर्ट दी थी कि 27 मई को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु की खबर सुनकर महबूब खान को दिल का दौरा पड़ा था और वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाए और इस दुनिया को अलविदा कह गए। महबूब खान को इस दुनिया से गए बहुत साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी उनकी रचनाएं बिल्कुल ताज़ी नज़र आती हैं, नई लगती हैं। वो फिल्म इंडस्ट्री के ऐसे नायाब, आप कह सकते हैं शोमैन, जिनकी चर्चा किए बिना भारतीय फिल्मों की कहानी अधूरी लगती है। आपको उनकी ये कहानी कैसी लगी, हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके पास भी महबूब खान से ताल्लुक़ रखती हुई कोई भी जानकारी है, आप उनकी हर जानकारी हमसे शेयर कर सकते हैं, ताकि हम
आगे आने वाले वीडियो में उसके बारे में उसको इंक्लूड करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद करते हैं आपका हमारे इस प्रोग्राम में आने का। आप हमारे प्रोग्राम देखते हैं, कमेंट करते हैं, बस इसी तरह से देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि हमारी हिम्मत बने और हम आपको इसी तरह से आगे और भी नई नई कहानियों से आपका परिचय कराएं। अब दीजिए अपने होस्ट, अपने दोस्त अफजल खान को इजाज़त। आप अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, राम राम।